इमरान खान ने यह कहा है कि बुनियादी तौर पर एस्टेब्लिशमेंट के लिए कोई रास्ता नहीं बचा सिवाय इसके कि वो मुझे कत्ल कर दें। और अमेरिका ने जो उनको डिमांड दी हुई है वो डिमांड ये है कि तुम ईरान से लड़ो, अफगानिस्तान से लड़ो और चीन के साथ लड़ो और इंडिया के साथ दोस्ती करो। और इस सारे मामले के अंदर खास तौर पर कल ने ये भी कहा कि एक अड्डा जो दिया गया है, और अब अड्डा को नई बात तो है नहीं, अब मुशर्रफ साहब ने 3 अड्डे दिए थे वहां से। तो इस सारी लड़ाई के अंदर सबसे पहली बात तो ये है कि ना तो ये 1980 है कि हम कहेंगे कि हम जहाज लड़ रहे हैं तो हमारे साथ चलो और पाकिस्तान की फौज चल पड़ेगी और पाकिस्तान के अवाम चल रहेंगे, और रूस है, और रूस जो है वो बेसिकली शोरवी है और पता नहीं क्या है और खुदा के मुनकर हैं और ये अब चल पड़े जंग लड़ी। और ना ये 9/11 है कि मुशर्रफ जो है वो ये कहे कि ये दहशतगर्दी है। वो एक फजा थी दहशतगर्दी की बना के आपने जो कुछ करना था कर लिया है, इसलिए कि उस वक्त एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप नहीं थी। उस वक्त भी इमरान खान वाहिद लीडर था जो 10 डाउनिंग स्ट्रीट पे उसने ड्रोन हमलों के खिलाफ जाकर एहतजाज किया था। उस वक्त भी वो तालिबान खान कहलाया था, लेकिन उसने कहा था कि तुम इस जगह से अड्डे ना दो, ठीक, इसलिए कि यहां तुमने जो अड्डे दिए हैं तुम उसको तबाह बर्बाद कर दोगे अपने मुल्क। और वही हुआ, 75,000 लोगों की कुर्बानी देने के बाद आज तक हम नहीं समझ सके। तो इस सारी सिनेरियो के अंदर अब जो सूरत हाल पैदा हुई है उसके अंदर यह है कि हम ये पब्लिकली डिमांड हैं मंजूर नहीं कर सकते। चीन से हमारी दोस्ती ख़त्म हो जाए तो हम उनका कर्जा जो है वो कैसे अदा करेंगे। और वो जो आज शहबाज शरीफ साहब उछल उछल के कहते हैं कि वी आर इन द डेट ट्रैप, वो डेट ट्रैप किसका है? ये लफ्ज़ किसका है? ये लफ्ज़ अमेरिकन कांग्रेस ने बोला था कि पाकिस्तान डेट ट्रैप के अंदर है। तुम 50 साल जो है अमेरिका से कर्जा लो, तुम 138 अरब डॉलर उनका खाओ और तुम ट्रैप में ना आओ, और तुम चाइना के 40 अरब डॉलर जो है जिसके ऊपर तुमने मोटरवेज वगैरह बनाए हुए हैं उसको तुम डेट ट्रैप कहते हो। वो तो आज भी ये ट्रैप खत्म करने को तैयार हैं अगर तुम दोस्ती करो, लेकिन तुम्हारा मसला ये है कि तुम उस रखेल की तरह हो चुके हुए हो कि जो एक के साथ उस्तवार करती है तल्लुकात और दूसरे को भी साथ रखे जो जाती है तो तीसरे को भी साथ रखी होती है। तुमने जिंदगी के अंदर वफा करना सीखी ही नहीं है। इन सारे मामला यही वजह है कि आज आपके लिए मसला बना हुआ। ईरान के साथ आपके मामला हुआ, आपने 4 दिन के अंदर वापस आए क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर एक साइजेबल मेजॉरिटी जो है वो ईरान से मोहब्बत करने वालों की आप नहीं कर सकते। आप अफगानिस्तान से जंग करें। फिर उसके बाद हुआ ये कि इस सारी हालत के अंदर जुडिशरी चीख उठी, और उसमें सबसे पहले जुडिशरी जो थी वो 6 लोगों का खत है। उन्होंने बताया कि हमें क्या क्या किया जाता था। हमें एक जज को उसके बहनोई को पकड़ा गया और उसको करंट लगाए गए। एक जज के उसके अंदर जो है वो कैमरे लगाए गए। और इस पाकिस्तान के अंदर ऐसे बेशर्म साफी भी हैं जो कहते हैं कि सर्विलेंस के लिए बेडरूम के अंदर कैमरे भी लगाए जा सकते हैं। और कितने क्या उनकी अपनी बीवी के और उसके बेडरूम में लगाए जा सकते हैं क्या? उसकी और क्या वो गद्दार छुपे हुए हैं जो सर्विलेंस कर रहे हो तुम लोग उसके अंदर, उस मुल्क के अंदर? क्या वो जज कुलभूषण यादव है जिसके कमरे में आप लगा रहे हो? फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि उस एक के वालिदैन को वहां उठा के ला छोड़ा। सबसे खतरनाक बात जो है वो पेशावर हाई कोर्ट के जजों ने की है कि हम जब किसी एजेंसी का बात नहीं मानते थे तो हमें अफगानिस्तान से टीटीपी के फोन के आते थे कि खबरदार हम तुम्हें कत्ल कर दें। आप मुझे बताइए तो अफगानिस्तान में बैठे हुए के साथ ताल्लुक किसका है? मेरा है? ये इतनी खौफनाक बातें हैं कि जो इस वक्त हाई कोर्ट के अंदर उसके अंदर अब वो समझते हैं कि इमरान खान समझता है कि मेरे लिए उनके लिए और कोई रास्ता नहीं, कि असल मैं ही हूँ इस वक्त शरारत की जड़, मुझे ख़त्म कर दिया जाए। उनको शायद अंदाज़ा नहीं है कि शरारत की जड़ इमरान खान नहीं है। शरारत की जड़ आपका रवैया है, आपका जज्बा इंतकाम है, आपके अंदर वो एक हवस है पैसा कमाने की जो आप अमेरिका के साथ मिलके पाकिस्तान को फिर दोबारा गुलामी में डाल के आप समझते हो भाई अयूब खान की नस्ल ने कमा लिया, इतना ज़बरदस्त क्या बात है, ज़िंदगियां बन गई। ज़ियाउल हक के जिहादियों ने कमा लिया, इतनी उनकी ज़िंदगियां बन गई। मुशर्रफ के साथियों ने कमा लिया, उनकी ज़िंदगियां बन गई। एक हम ही रह गए हैं कि हम ना करें। हम भी करें, क्यों नहीं, मौका मिला हुआ है। यही वजह है कि पाकिस्तान में इस वक्त
7 अक्टूबर से लेके अब तक इस अरसे के अंदर जो कुछ गजा पे बीती है, पाकिस्तान के 75 साल तारीख में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान के अंदर हमने फ़लस्तीनियों के हक़ में भी आवाज़ नहीं उठाई। इसकी वजह यह है कि हम शायद उम्मीद लगाए बैठे हैं कि सऊदी अरब हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करेगा। जून में बनी थी SIFC, जिसमें हमारे आर्मी चीफ भी शामिल थे, और कहा था 25 अरब डॉलर जो है उनकी इन्वेस्टमेंट आएगी। आज उन्होंने कहा है, कल कहा है उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर ने, कि 10% इन्वेस्टमेंट कम हो गई है। आपको कोई कुछ नहीं देगा किसी मुल्क के अंदर जहां अवाम उसके खिलाफ हों, वहां कोई उसको कुछ नहीं देता। शहबाज शरीफ साहब ने जो वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम में तकरीर की है ना, ऐसे लगता है कोई पाकिस्तान का दुश्मन तकरीर कर रहा हो। इन्वेस्टर्स को कहते हैं हमारे यहाँ बिजली चोरी होती है, इन्वेस्टर को कहते हैं हमारे यहाँ अशराफिया जो वो अदालतों के ऊपर हावी है और उसको हम देते हैं, अदालतों को कहते हैं कि हम टैक्स वसूल नहीं कर सकते, अदालतों को कहते हैं कि हमारे मुल्क के अंदर जो है वो सिस्टम जो है इस तरह का है कि वो तबाह बर्बाद है, हम कुछ नहीं कर सकते। ये क्यों कह रहे थे? इसलिए कि आपको पता था कि इन्वेस्टमेंट नहीं आनी, आपको पता था कि इन्वेस्टमेंट नहीं आ सकती। जिस मुल्क के अंदर पाकिस्तान की अदलिया का ये हाल हो कि एक आम छोटा सा आदमी इंसाफ न ले सके, और उसके बाद हालत ये हो कि पूरी दुनिया ये देखे कि वही नैब है कि जिसके सामने 1 अरब डॉलर का इतना बड़ा स्कैंडल आए और वो चुप रहे, और नवाज शरीफ की तोशा खाने की गाड़ियों के ऊपर उसको माफ़ कर दे और एक दूसरी तरफ केस चलाए। वो क्या समझते हो? वो समझेंगे यहाँ इन्वेस्टमेंट आएगी? इन्वेस्टर जब आता है तो पहली बात ये देखता है कि मुझे जब कभी डिस्प्यूट हो जाए तो अदालत से इंसाफ मिलेगा कि नहीं। हर कोई रेकोडिक नहीं होता कि जाके 10 अरब डॉलर जो है वो जहाँ जाके एक आलमी अदारा इंसाफ में चले जाए। मैं पशीन में सरवर काकड़ साहब असेंबली के रुकन थे, वो एप्पल वैक्सिंग की एक इन्वेस्टमेंट ला रहे थे। तो जब उन्होंने ड्राफ्ट किया तो उसमें उन्होंने लिखा कि हम इसको आर्बिट्रेशन के अंदर अपने मसले हल करेंगे। तो उन्होंने कहा वो क्यों करेंगे आर्बिट्रेशन के लिए? उसने कहा इसलिए कि भाईजान सुप्रीम कोर्ट में आप रिश्वत दे के सुप्रीम कोर्ट तक अपना फैसला करवा सकते हैं। तो वो भाग गए। जिस मुल्क में अमन नहीं होगा, सुकून नहीं होगा, इत्मीनान नहीं होगा, लोग नफ़रत करते होंगे, लोगों की ज़िंदगियों को आपने बर्बाद कर दिया होगा, वहाँ कभी भी इन्वेस्टमेंट तो बहुत दूर की बात है, फल फूल सूख जाया करते हैं। आपने जो कुछ बीजा है, मैं सच्ची बात कहता हूँ, मुझे दुख इस बात पे होता है कि इस नौजवान नस्ल ने जो कुछ सीख लिया है, जो कुछ सुन लिया है, वो अगले 40 साल तक ऐसे नहीं भूल सकती। 1964-65 में नवाब नौरोज़ खान को पहाड़ से कुरान का वास्ता देके उतारा गया था, उनको फांसी दी गई थी। आज तक पूरे बलूचिस्तान में उनका यौम शोहदा मनाया जाता है, किसी और का यौम शोहदा नहीं मनाया जाता। जबकि पाकिस्तान के बाकी सूबों को बिल्कुल नहीं पता था कि वो क्या हुआ था उनके साथ। अब तो आपने घर घर बता दिया कि क्या हो रहा है और क्या हो रहा है। इसलिए इमरान खान की ज़िंदगी ही पाकिस्तान की बका के साथ वाबस्ता हो चुकी हुई है। आप उसको यहाँ से ख़त्म कर सकते हैं अगर अल्लाह ताला की मर्ज़ी हुई, वरना आपकी क्या हैसियत किसी को ख़त्म करना। इज़ा जाअ अजलहुम ला यस्ताजिलून वला यस्ताखिरून, अजल आती है तो न देर करती है न कम करती है। पता नहीं किसकी अजल लिखी हो, उस तब मेरी अजल लिखी हो, लेकिन एक बात याद रखिए, इस अजल के बाद जो अजल आ सकती है मैं उससे डराता हूँ।